नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद बीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। विगत कुछ क्लासों में हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर आए हैं और आज हम अपने उस महत्वपूर्ण सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं जिसे हम, अगर ऐसा कहें कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि फंडामेंटल राइट्स शुरू से ही इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होते हैं। फंडामेंटल राइट को मैंने आपके समक्ष एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया और आपको एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों के कमेंट देखकर भी अच्छा लगता है। दूसरा, आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि वास्तव में हमें फंडामेंटल राइट को ऐसे पढ़ना चाहिए। एक दो बातें दोस्तों मैं आपको फिर भी बता देना चाहता हूं पढ़ाई के रिगार्डिंग ही, क्योंकि हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स भी हैं व्हाट्सएप पे, जैसे मैं देखता हूं। दोस्तों, आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अगर संविधान आपने स्टार्ट किया है तो संविधान को आप एपिसोड 1 से देखें तो आपके लिए ज्यादा कारगर रहेगा। समझने में आसानी रहेगी, परीक्षा में सवाल करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूं कि चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आगे जो पढ़ाया जाता है उसका संबंध पीछे से है, तो सब चीजों के बीच में अंतर संबंध स्थापित है। ये कई सारी बातें हैं। उत्तराखंड की क्लास में जल्दी ही स्टार्ट करूंगा और अन्य विषयों पर भी। अब जैसा कि अभी सरकार की गाइडलाइन आई है, 8 तारीख से सभी चीजें खुलने वाली है और आज 1 तारीख से कुछ अनलॉक चीजें हो गई हैं, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसमें कोई और सब्जेक्ट भी चलेंगे, जैसे साइंस टेक हो या वन दरोगा के लिए भी मैं स्पेशल बैच बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको स्पेशली पढ़ाऊंगा और अन्य टीचर भी आपको उसमें गाइड करेंगे, तो आप उसे भी अच्छे से पढ़ें। तो चलिए, खैर ज्यादा ना कहते हुए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा आपको। आप अगर संविधान पढ़ते हैं तो आपको ये बुक जरूर ले लेनी चाहिए अपने साथ। हालांकि ये भारत सरकार की बुक है, सेंट्रल लॉ एजेंसी भारत का संविधान। इस बुक को आप जरूर लें। दूसरी बात, इस बुक को आप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके बाद आप इसे समझ सकेंगे। अदरवाइज अगर आप आर्टिकल को देखेंगे तो आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपको जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी आर्टिकल आपको देखना है, फाइंड आउट करना है, तो आपको ये बुक जरूर ले लेनी चाहिए। इसका मूल नाम CLA है, सेंट्रल लॉ एजेंसी के नाम से मिलेगी। आप बुक सेलर के पास कहेंगे जाके कि CLA दे दीजिए, वो आपको ये बुक दे देगा। इसमें सभी आर्टिकल समाहित हैं, अपडेशन भी हैं और आपको पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। ये स्पेशली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार आपको होता है कि इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में क्या है, तो आप मोबाइल नेट को खोजते हैं। आप मोबाइल नेट को मत खोजें इस चीज में। आप अगर इस बुक आपके पास होगी तो आप इजिली जो एक्चुअल लैंग्वेज होती है, जो वास्तविक भाषा होती है किसी भी अनुच्छेद की, वो इसमें आप पा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात। खैर, अब हम अपना आज का टॉपिक आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेगमेंट था FRS का मूल वर्ग। ठीक है, हम इसमें देखेंगे 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हमारे यहां 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला मैं बात करूं तो सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
और चौथा हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5 में हम आएंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और 6 में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता के अधिकार को हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता पढ़ेंगे 19 से 22, ये पढ़ेंगे 23 से 24, ये पढ़ेंगे 25 से 28, ये पढ़ेंगे 29, 30, और ये पढ़ेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 का बताऊंगा क्या है, वो अलग चीज है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक चीज और जान लेनी ज्यादा जरूरी है कि यदि आज तक आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ते होंगे कि फंडामेंटल को ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेते हैं, पहली बात आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी पेपर में ट्रिक्स काम नहीं आती। अब क्वेश्चन इलेबोरेटिव तरीके के आते हैं। तो समानता का अधिकार आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा कि ट्रिक से मत पढ़ें। आप इस तरीके से, जब मैं आपको एक एक फंडामेंटल राइट, एक एक मौलिक अधिकार को आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूंगा, तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इसी तरीके से अपने ब्रेन को एनालाइज करेंगे, चीजों को सोचेंगे, और आप उन चीजों का आंसर फिर कर सकेंगे जिसका आपसे सवाल पूछा गया है, जो मेरी हर बार आपसे रिकमेंडेशन रहती है। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहला अधिकार अपना, समानता का अधिकार। इसी के अंतर्गत मैं आपको कैब भी बताऊंगा, जिसे CAA, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने नागरिकता में आपको नहीं बताया था, लेकिन अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो आपके लिए कैब और CAA को समझना आसान हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको NPR बताऊंगा, नेशनल परिवार रजिस्टर, और यहीं पर मैं आपको NRC बताऊंगा, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। तो क्या फर्क होता है हम इसमें अध्ययन करेंगे, और इन्हें भी हम अच्छे से सेगमेंट को देखेंगे। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जहां पर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। और मेरा इस बार पूर्ण विश्वास है कि फंडामेंटल से सवाल जरूर आएगा। खैर, अब हम बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे, और सबसे पहली हेडिंग डालिए आप, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार क्या कहता है? मैंने कहा इसे हमें कहां से पढ़ना है, 14 से 18, यानी आर्टिकल 14 भी बात करेगा, आर्टिकल 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी। अब ये अलग अलग प्रोविजन देखेंगे कि हम अलग अलग क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत समानता को व्याख्यापित करते हैं, कैसे उनका ये कैसे उनकी व्याख्या करते हैं। खैर, ऐसे समझें तो मैं बात करता हूं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि भारतीय संविधान
में भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समानता की अवधारणा के मद्देनजर विधि के समक्ष समता व विधि से समान सुरक्षा प्राप्त होगी। विधि से समान सुरक्षा प्राप्त होगी। आर्टिकल 14 कहता है कि भारतीय संविधान के तहत भारतीय संविधान के तहत मीन्स आर्टिकल 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समानता की अवधारणा के मद्देनजर, यहां तक रोकेगा, समानता की अवधारणा के मद्देनजर व्यक्ति विधि के समक्ष समता नंबर 1 पॉइंट और विधि से समान सुरक्षा नंबर 2 पॉइंट। ये ध्यान से पकड़िएगा यहां पर कि विधि के समक्ष समता और विधि से समान सुरक्षा प्राप्त होगी। अब इस चीज का मतलब क्या हुआ कि विधि से समक्ष समता और विधि से समान सुरक्षा का मतलब क्या है? जो नागरिकता कानून का वास्तव में जो कॉन्सेप्ट छुपा है वो मूलतः इसमें छिपा है। और हमारे भारत में अगर हम बात करें कि समानता को प्राप्त करने के लिए वास्तव में किसका ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका है विधि से समान सुरक्षा। एक एक करके हम दोनों को देखेंगे, लेकिन आप पहले से नोट डाउन करें कि ये चीज है। और नंबर 1 डाले विधि के समक्षमता और नंबर 2 डाले विधि से समान सुरक्षा। फिर चलते हैं हम आगे। चलिए आर्टिकल 14 मैंने कहा नंबर 1 राइट टू इक्वल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिएगा आप। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। और नंबर 2 लिखिएगा राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए ये कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और ये कहता है विधि से समान सुरक्षा। तो यहां पर हम जानेंगे कि विधि की समक्ष क्षमता का क्या कॉन्सेप्ट है और विधि से समान सुरक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं विधि के समक्ष समता। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आप कितने भी बड़े हो इन द सेंस कि आपने कोई भी गुनाह किया। सपोज एक एग्जांपल से समझे, हमारे देश में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक एक्स है और एक वाई है। सपोज एक्स की जो सामाजिक छवि है वो काफी ऊंची है और वाई की जो सामाजिक छवि है वो काफी नीची है। या ये काफी पैसे वाला लोग हैं
ये काफी पैसे वाले लोग हैं कैटेगरी एक्स के, और वाई कैटेगरी के जो लोग हैं वो कम पैसे वाले लोग हैं, यानी इनकी कानून तक पहुंच उतनी नहीं है, न्याय तक। तो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी आप कितने भी बड़े हों, आपका रुतबा कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्या होगा, जो नियम कानून वाई के लिए लागू होंगे वो क्या लागू होंगे, एक्स के लिए भी लागू होंगे। यानी विधि के समक्ष क्षमता का मतलब आप ये समझे कि विधि का समक्ष क्षमता ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी सामाजिक छवि काफी ऊंची है और आपने कोई, सपोज हमने कहा कि इन्होंने जेड कानून, जेड कोई अपराध किया और इस अपराध की सजा कितनी है, 10 वर्ष ही है। अब 10 वर्ष है इस अपराध की सजा, अब एक्स ने भी कर दिया वो और वाई ने भी कर दिया ये। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्स को ये छूट दे दे कि भाई तुझे 10 वर्ष नहीं, हम तुझे 5 वर्ष का कारावास देंगे, और वाई ने किया तो ऐसा नहीं कि वाई के लिए से 10 ही रखें या बढ़ा के 15 कर दे, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा आप समझे कि विधि के समक्ष समता ये कहती है कि विधि सबके लिए समान है, विधि सबके लिए समान है। आप कितने भी बड़े हों, आपसे 1 डिग्री ऊपर क्या है, विधि अपने आप को बनाए रखती है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसे लैंग्वेज में भी लिखें, नोट करके यहां पर लिखें। चलिए आप पहले से समझें, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। एक नाम आता है ए.वी. डाइसी। ए.वी. डाइसी साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो मैंने आपको बताया कि विधि सबके लिए समान है। दूसरा कंसेप्ट दिया इन्होंने कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी न हो तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा कहा इन्होंने, विधि एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। यानी विधि क्या है, सामान्य प्रक्रिया है। ए.वी. डाइसी साहब ने ये 3 चीजें कही, किसके संदर्भ में, आर्टिकल 14 के संदर्भ में, और स्पेशली विधि के समक्ष समता के संदर्भ में, कि विधि सबके लिए समान है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक्स कैटेगरी के लोग हों या वाई कैटेगरी के लोग हों, विधि क्या है, सबके लिए समान है। दूसरा इन्होंने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता तब तक क्या है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। तीसरी कंडीशन इन्होंने कही कि विधि एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया का इतना मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट में यह होता है कि ब्रिटेन की संसद के बारे में एक चीज कही जाती है कि वहां पर पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के सिवाय हर काम वहां की संसद कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जो विधि संसद बना दे वही क्या होगी, लागू होगी। लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ विधि, सबसे बड़ी विधि क्या है, सबसे बड़ी विधि है हमारे यहाँ संविधान। संविधान। तो हमारे यहाँ अगर संविधान सम्मत नहीं है कोई विधि, यानी सिंपल सा आप इसे लेमन टर्म में समझे कि यदि कोई कानून बना, मैंने कहा विधि एक सामान्य प्रक्रिया है, तो ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि ब्रिटेन की संसद ने एक्स कानून बनाया और एक्स कानून बना के कह दिया कि यदि यह आर्टिकल 14 को भी इफेक्ट करता हो तो करे, लेकिन ये विधि बना रहेगा। लेकिन हमारे अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, विधि एक सामान्य प्रक्रिया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहां पर देख सकते हैं कि वो नागरिकों का अगर कानून का अगर नागरिकों के अगर अधिकार का हनन करता है तो वहां पर क्या है, विधि बनी रहेगी, ये कहता। लेकिन भारत के संविधान क्या कहता है कि यदि सबसे सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान है, और अगर संसद भारत की केंद्रीय विधायिका कानून का निर्माण करती है
तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर वो संविधान सम्मत नहीं है, आर्टिकल 14 के तहत या किसी भी प्रोविजन के तहत नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो क्या होगा, वो विधि उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी, एबोलिश, उसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। ये बात कहता है। और विधि सबके लिए समान है, सिंपल बता दिया। और ये भी आपको समझना चाहिए कि जब तक कोई दोषी व्यक्ति हो, जब तक कोई व्यक्ति दोषी हो तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती, अपितु उसके खिलाफ तब तक आरोप सिद्ध न हुए हों। ये बात भी आपको अच्छे से समझनी होगी। तो एबी डाइसी साहब ने ये भी दिया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ की संकल्पना, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना किसने दी थी? इन्होंने ही दी थी, एबी डाइसी साहब ने। और रूल ऑफ लॉ की संकल्पना क्या है? यानी कानून का शासन, कानून का शासन या विधि का शासन। बात एक ही, विधि कहूं या कानून कहूं, आपको कई बार मैं ये बात बता चुका हूं कि मैं विधि की बात करूं या कानून की बात करूं, बात एक ही है कि कानून का शासन। अब कहते हैं ना कि आपने व्यवहार में सुना होगा कि उसने ये काम कर दिया, फलाने ने ये काम कर दिया, तो आप क्या कहते हैं, आपके बड़े क्या कहते हैं कि कानून अभी है, अभी न्यायपालिका है, अभी पुलिस है, तो क्या देखेगी, वो देखेगी अगर इसने कोई अपराध भी किया है। इसका आप सिंपल सा लॉजिक ये भी समझ सकते हैं कि कानून का शासन है, कानून का शासन यानी है तो न्यायपालिका है हमारी। और आपने देखा क्या, पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो क्या वो सजा देती है? वो सजा नहीं देती। सजा देने का कौन काम करता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका ही यह तय करती है कि क्या इस पर जो आरोप लगे हैं क्या वास्तव में वो आरोप सही है, क्या ये दोषी है, क्या ये अपराधी है। तो तब जाके फिर उसे दंडित किया जाता है, तब उसे उसके दोष की सजा दी जाती है। ये बात यहां पर निकलकर सामने आती है और इसे कहते हैं विधि का शासन। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, आर्टिकल 14 कहता है, सॉरी, जो इसका अपवादित वर्ग है, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं अपवाद। अब मैंने कहा ना कि भाई अपवाद क्या होगा, अपवाद क्या होगा कि सभी के लिए कानून समान है, लेकिन यहां पर अपवाद एक निकल कर आता है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनकी कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करते समय या, स्लैश कर रहा हूं, या समझे, करते समय या अपने पद पर रहते समय उन पर दांडिक मुकदमा या उन्हें कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता, खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात कहता है आर्टिकल 361। इसे आप अपवाद स्वरूप लिखेंगे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनकी कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करते समय या अपने पद पर रहते समय उन पर कोई भी दांडिक मुकदमा या उन्हें कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात आप स्पष्टतः समझें कि ये इसके अपवाद होते हैं। एक पॉइंट और नोट करें इसमें, यदि उन पर
कोई सिविल मुकदमा चलाना है तो उन्हें 2 माह पूर्व सूचित करना होगा। सूचित करना होगा कि यदि उन पर कोई सिविल मुकदमा चलाना है तो उन्हें 2 माह पूर्व सूचित करना होगा। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि भाई आखिरकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही इसमें क्यों दर्जा दिया गया। हालांकि अभी मैं एमपी और एमएलए को भी बताऊंगा, उनके लिए भी कुछ प्रोविजन छूट हैं। अन्य देश के जो हमारे यहाँ राजनयिक होते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल प्रावधान है, कुछ छूट हमारे यहाँ उन्हें मुहैया कराई गई है। आप पहले इसका मूल भाव समझे, मैं दोस्तों आपको बताऊं। आप इससे पहले आप एक चीज समझें, अगर आप दांडिक मुकदमा समझ रहे हो कि दांडिक मुकदमा क्या है और सिविल मुकदमा क्या है, पहले आप इसे क्लियर कर ले बेहतरी के साथ। दांडिक मुकदमा होता है कि जैसे हमने कहा कि दांडिक कार्रवाई का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई मर्डर का केस लग गया या कोई ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसके अंतर्गत काफी कड़ी सजा का प्रावधान है, तो ये क्या होगा, दांडिक मुकदमा के अंतर्गत वास्तव में यही आता है। स्पेशली मर्डर को आप कंसीडर करें। सिविल मुकदमे का मतलब ये आता है कि जमीन का कोई केस है, घर में लड़ाई झगड़े का कोई केस है, तलाक का केस चल गया, तो ये सब सिविल मुकदमे के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। ये बात क्लियर। दूसरी बात, इन्हें स्पेशल राइट्स क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं। एक राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, यानी राज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। और देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। इसलिए इनके स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यह एक गरिमा का पद होता है, इस गरिमा के पद को बनाए रखने के लिए, ताकि इस पद पर हम अगर इस पद से किसी को इस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है तो वैश्विक छवि क्या होती है, देश की वैश्विक छवि को नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए क्या होता है कि उन पर दांडिक या सिविल मुकदमे के अंतर्गत जो भी स्पेशल उन्हें रियायत प्रोवाइड है वो मैंने आपके समक्ष बोर्ड पर मेंशन की है और आपको बता भी दिया है। दूसरा, आप ये तो हुई इनके बारे में बात। इसके अलग आप लिखें आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। इसके तहत एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो चाहे वो लोकसभा सदस्य हो, उसे किसके तहत छूट प्राप्त होगी? 105 के। ओनली किस मामलों में? सिविल मामलों में। और आर्टिकल 194 क्या कहता है? एमएलए किस मामलों में? सिविल मामलों में। तो इन्हें भी छूट प्राप्त होती है कि 40 दिन का टाइम पीरियड होता है। हालांकि तुम्हें नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना ही पूछ सकता है किस आर्टिकल के तहत उन्हें कुछ मामलों में रियायत प्राप्त होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक प्रतिष्ठित गरिमा का पद होता है। इसलिए इन्हें भी कुछ विशेष रियायतें यानी अपवादित वर्ग में हम आर्टिकल 14 के रख सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, चलिए ये आपने नोट डाउन किया होगा। अब मैं बात करूं थोड़ी सी आगे। इसमें आप दूसरा ध्यान रखना, विदेशी राजनयिकों व राष्ट्राध्यक्षों को भी छूट प्राप्त होती है। यानी विदेशी राजनयिकों व राष्ट्राध्यक्षों को भी छूट प्राप्त होती है। किस आर्टिकल के तहत? इस आर्टिकल के तहत। इन्हें आप हेडिंग बनाकर लिख लीजिएगा, ये अपवादित वर्ग होता है। अपवादित
अब देखो मैं ये आर्टिकल 14 का अपवादित वर्ग बता रहा हूं आपको, आप ऐसा मत समझिए कि फंडामेंटल राइट का ही अपवादित वर्ग है, उसके अंदर कैटेगराइज कर दी आपकी समझने की प्रवृत्ति से, क्या आप इसे अच्छे से समझ सके। तो आर्टिकल 14 में अपवादित वर्ग क्या पढ़ा हमने, आर्टिकल 361, जिसमें जिसके अनुरूप राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या होगा, कुछ विशेष रियायतें प्राप्त हैं, जो रियायतें प्राप्त हैं मैंने आपके समक्ष रखी। उसके अतिरिक्त आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, चाहे राज्यसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा सदस्य हो। उसके अतिरिक्त मैंने आपके समझ रखा आर्टिकल 194 एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानमंडल का सदस्य। और अंत में मैंने कहा विदेशों के राजनयिक। राजनयिक का मतलब आप समझे, नागरिकता में मैं आपके समक्ष एक टर्म जिक्र करके आया था कि कॉन्सुलेट में क्या कराना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी या वहां पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दोस्तों राजनयिक का मतलब यह होता है कि हमारे देश में विभिन्न देशों की एम्बेसी बनी हुई है और उस एम्बेसी में उन देश के राजदूत रहते हैं, उन्हें हम राजनयिक कहते हैं। ये बात आप अच्छे से समझें। अब नेक्स्ट क्लास हम आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास में आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों।